अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जी, सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने बात की थी थोड़ी सी ड्रैग एंड ड्रॉप साइट बिल्डर के ऊपर, स्पेशली एलिमेंटर के ऊपर, और मैंने आप लोगों को कुछ पेज का थोड़ा सा पोर्शन बना के दिखाया था किस तरह से आप डिफरेंट विजेट्स जो है वो पिक करके पेज की बॉडी में रख सकते हैं। सो उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ कुछ ट्यूटोरियल शेयर किए थे एलिमेंटर के, अपने जो ओरिजिनल चैनल है वहाँ से, कि आप यहाँ से जो एलिमेंटर की वीडियोस हैं उनको देखें, स्पेशली इंट्रो टू एलिमेंटर एज अ बिगिनर सीरीज एंड एलिमेंटर 101। उसको देख के आप एक प्लेन जो वेबसाइट जो है 4 पेजेस 5 पेजेस की जो वेबसाइट है उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं आप लोगों के साथ एक फुल जो ट्यूटोरियल है अबव 1 आवर और अप टिल 1 आवर वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप वहां से देख के एक मुकम्मल वेबसाइट जो है उसको अ, बना सकें। लेकिन मैंने वो नहीं किया बिकॉज सम ऑफ यू मे गेट टेंस के काम बहुत ज़्यादा हो गया है। सो आई वांट दिस गो वेरी स्मूथली, कि आप इसको अपनी पेस के ऊपर सीख लें, जहां मतलब मेरे नज़दीक ये जो लर्निंग है दैट इज़ अराउंड 2 डेज। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए 2 दिन नहीं 4 दिन का काम है, या 5 दिन का काम है, या 6 दिन का काम है, प्लीज़ टेक योर टाइम। जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं वो ये है कि स्किल हमारे पास हो और क्वालिटी हम लोग साथ दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोर्स कंटेंट को शुरू से एंड तक बिल्कुल ख़त्म करना है, ख़त्म नहीं करना है, सीखना है। ठीक है। सो सीखने में टाइम लगता है, किसी को जल्दी सीख लेता है, किसी को ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो उस हवाले से अब अपनी पेज के ऊपर रहते हुए चीज़ों को सीखें। इसके अलावा कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जिन लोगों को नहीं आइडिया प्रोग्रामिंग का, जिनको कोडिंग का नहीं पता, जिनकी बेस जो है वो आईटी की नहीं है, उनके लिए ये है कि क्योंकि कोर्स कंटेंट हमारा जो स्क्रैच है वो स्टार्ट ही बेसिक वेब प्रोग्रामिंग से होना था, जिसमें एचटीएमएल हमारा पहला जो पार्ट होता है कंटेंट का, उसको हमने डिस्कस नहीं किया। उसको डिस्कस इसलिए नहीं किया बिकॉज आई वांट फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल। सो उसके लिए वर्डप्रेस जो था, उसकी इंस्टॉलेशन, उसके अंदर एक सिंपल सी साइट बनाना, वो जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। जिस तरह आप अपनी विंडोज को यूज करते हैं, आपको पता है कि एमएस ऑफिस को ऑन करके आप जो एक डॉक्यूमेंट वर्ड का इजीली क्रिएट कर सकते हैं, या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी तरह से आपके पास वर्डप्रेस का ये जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करके आप वेबसाइट को बना सकते हैं। सो वी कवर्ड दैट पार्ट। लेकिन अब जहां बात आ जाती है टेक्निकल चीजों की, वहां पे हमारे पास थोड़ी सी प्रोग्रामिंग स्किल भी होनी चाहिए। ठीक है, वो जरूरी है। जितने लोगों का आईटी का बैकग्राउंड है, दे मस्ट हैव डन सम वर्क इन एचटीएमएल, सीएसएस, maybe JavaScript, jQuery also, and PHP MySQL also. Not all the universities that teach their students, especially web programming at a very experienced or professional level. जो चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटी जो है वो उस लेवल तक आपको वो चीज़ें सिखा रही होती है। सो मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ कि आप बेसिक से बड़े बिगिनर लेवल से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनली एक्सपर्ट चीज़ों की तरफ चले जाएं। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मेनली दैट विल बी HTML, ताकि जिन लोगों के पास प्रीवियस वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको वर्डप्रेस तो आ चुका है, लेकिन अगर वर्डप्रेस के अंदर काम करते हुए एट सम पॉइंट उनको कोई चेंजिंग करनी पड़ जाती है, तो हाउ डू दे डू दैट? उनको उसके लिए कोड आना चाहिए, उनको उसके लिए वेब की जो लैंग्वेजेस हैं वो आनी चाहिए। ठीक है। सो वी विल गो इन फ्यू लेक्चर्स के हम हर एक लैंग्वेज के ऊपर 2 या 3 लेक्चर्स अपने डिवाइस कर लेंगे, और उसके साथ साथ उनकी कोई असाइनमेंट होगी, और उस असाइनमेंट को अगर आप साथ साथ कवर करते जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो पाथ है स्किल का, टेक्नोलॉजी का, लैंग्वेजेस का, ये मैक्सिमम 2 वीक्स का होगा या 3 वीक्स का होगा, एज अर्ली एज यू गाइस कैन कवर। ये जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
और जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ों को करना शुरू कर देंगे अगेन इन वर्डप्रेस एंड अदर सीएमएस जो कि मार्केट के अंदर चल रहे हैं या जिनकी वर्थ है या जिनके ऊपर लोगों को काम मिल रहा है। ठीक है, मैं आई एम नॉट गोना ओनली स्टैंड ओवर वर्डप्रेस के सिर्फ वर्डप्रेस कर लिया तो दैट इज ओके। हर वो चीज़ जो आपको पैसे दे सकती है, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ वो शेयर करता जाऊं ताकि आप में से हर बंदा अपनी लक ट्राई करे, मेहनत करे और जिसको जहां से मिल सकता है रिजल्ट वो वहां से उसको कमाए। ठीक है, सो पहली चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए लैंग्वेजेस का। सो पहली हमारी लैंग्वेज है HTML। ठीक है, HTML बेसिकली मुखफ़फ़ एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट क्यों बोलते हैं? ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो आपका जो कंटेंट होता है बेसिकली वो आपके पास जो आपका जो कंटेंट होता है HTML के अंदर बेसिकली वो इस तरह से होता है कि वो डिफरेंट पेजेस को आपके लिंक करता है। ठीक है, और ये लैंग्वेज होती है मार्कअप की शेप के अंदर। ठीक है, ये लैंग्वेज होती है मार्कअप की शेप के अंदर, यानी दो इसके मतलब एक कोई भी अगर आपने HTML का टैग लिखना है, ठीक है, तो टैग लिखने के लिए आपको मार्क्स चाहिए, क्लोजिंग और ओपनिंग। जिस तरह से आप ब्रैकेट्स देखते हैं इसी तरह से ये आपके मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपके जो HTML के जो बेसिकली टैग्स हैं वो दो मार्क्स के अंदर या क्लोजिंग जो उनका पेयर है वो सिंगल क्लोजिंग पेयर हो सकता है या मतलब वो पेयर में या सेल्फ क्लोजिंग हो सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको आसान अल्फाज में इसकी बात करूं तो वो या सेल्फ क्लोजिंग होगा या पेयर की शक्ल में होगा। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब, consists of a series of elements, tell the browser how to display the content। HTML elements are represented by tags। ये जो हमारे पास एक ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये ओपनिंग मार्क और क्लोजिंग मार्क है, ये बेसिकली हमारा एक HTML का टैग है। ठीक है, HTML tags label pieces of content such as heading, paragraphs, table and so on। Browsers do not display the HTML tags but use them to render the content of the page। जो पेज आप पे देख रहे होते हैं बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं इसका व्यू क्या होगा? अगर मैं इसका व्यू ओपन करूं तो आपके जो वेब ब्राउजर जो सॉफ्टवेयर है ये वाला गूगल क्रोम जो हमारा वेब ब्राउजर जिसको हम बोलते हैं उसको ये कंटेंट मिल रहा है, उसको वो चेंज कर रहा है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के अंदर। आपको जो नजर आएगा स्क्रीन पे वो ये नजर आएगा। ठीक है, लेकिन आपके ब्राउजर को ये कोड मिल रहा है, इस कोड को वो कन्वर्ट कर रहा है इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, सो दिस इज आवर HTML एंड दिस इज कन्वर्टेड आवर रेंडर्ड वेब पेज। रेंडर्ड का मतलब ये है कि उसने उन मार्कअप्स को ओके ग्रेट, आप बड़े बेसिक हमारा ये लेक्चर है HTML का, सो दैट्स ओके। अगर आपने डोमेन चेंज किया इट्स ओके। सो ये जो हमारा बेसिकली कंटेंट है HTML का ये मार्कअप लैंग्वेज की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे या आपका जो ब्राउजर है वो इसको रेंडर करेगा। ब्राउजर रेंडर करेगा तो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे इस फॉर्मेटिंग में आ गया। सो बेसिकली मेरा जो बात जिस पे मैं करना चाह रहा था व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है वो वहीं का वहीं है। HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज तो हाइपर टेक्स्ट क्यों कहा जाता है? हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू लिंक्स दैट कनेक्ट द वेब पेजेस। जैसे मैंने पहले आपके साथ बात की कि डिफरेंट पेजेस को लिंक करता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके पास जो कंटेंट लिखा हुआ है वहां पे कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि डिफरेंट होगा बाकियों से, एज अ लिंक होगा। हाइपर जिस तरह एक बंदा हाइपर हुआ होता है तो आपको वो बाकियों की निस्बत बड़ा विजिबल नजर आ रहा होता है कि जी इसका जो बड़ा फेस लाल हुआ है, आंखें लाल हुई हैं, बाकियों से ज़रा मुख्तलिफ नजर आ रहा है। तो इसी तरह से जो कंटेंट होता है आपका उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि अपने आप को उसने डिफरेंशिएट किया होता है लिंक की फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास हाइपर टेक्स्ट की एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये जितने लिंक्स आ रहे हैं दीज आर काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंटेंट जो कि ब्लैक में है और ये ब्लू में है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम पेज किसी और पेज पे या इसी पेज के किसी सेक्शन के ऊपर चले जाएंगे। सो दैट इज बेसिकली HTML के जो कि हाइपर टेक्स्ट को, ठीक है, मार्कअप के अंदर मार्कअप के साथ उसने मिक्स किया हुआ है और उसको कन्वर्ट करवा के ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको देता है आपका ब्राउजर। So basically, HTML is a hypertext markup language. Hypertext is basically that kind of content that links two different pages or different section of a page, and it is in the form of markup कि इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, और बेसिकली ये बेस करती है टैग्स के ऊपर। हमारा जो एक HTML का एलिमेंट होगा वो टैग में होगा। ठीक है, so this is basically an HTML tag, or this tag can be
सेल्फ क्लोजिंग और इट विल बी इन पेयर। पेयर का क्या मतलब है, जिस तरह HTML स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे HTML एंड हो रही है, सो दिस इज बेसिकली अ टैग विच इज इन पेयर। ठीक है, सो HTML स्टार्ट और HTML एंड ये हमारा एक पेयर हो गया। ठीक है, बॉडी हमारी स्टार्ट हो रही है, बॉडी हमारी एंड हो रही है, ये एक पेयर हो गया। H1 स्टार्ट हो रहा है, H1 एंड हो रहा है, दिस इज अ पेयर। P start हो रहा है and P end हो रहा है, this is a pair. So these are all elements which are always in pair. So these are HTML tags और HTML elements which are in pair. So paired elements के अंदर जो पहला टैग होता है, उसके अंदर आपका जो स्टार्टिंग टैग होता है, उसके अंदर आपका जो मार्कअप है, आपका P एलिमेंट है, और जो आपका क्लोजिंग है उससे पहले एक स्लैश आती है। स्लैश का मतलब ये है कि हम इस टैग को क्लोज कर रहे हैं, इसका जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जब ये ब्राउजर इस कंटेंट को लेगा और समझ जाएगा कि मुझे P का मतलब क्या है, H1 का मतलब क्या है, बॉडी का मतलब क्या है, तो हमारा जो काम है यहाँ पे वो हमने ये सीखना है कि ये जो डिफरेंट टैग्स हैं इनके मीनिंग्स क्या है। टाइटल का क्या मतलब है, हेड का क्या मतलब है, बॉडी का क्या मतलब है, H1 का क्या मतलब है, P का क्या मतलब है, हमें इन सब के मतलब पता होने चाहिए। हमें इनको याद नहीं करना, हमें फिंगर टिप्स पे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इनकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये करते क्या है, और जब जहां हमें इनकी आउटपुट जनरेट करनी होगी जिस तरह से, हम वो कर सकते हैं। ठीक है, सो द थिंग इज कि किस तरह से एक बेसिकली वेब पेज क्रिएट होता है, उस पर बात करते हैं। लेट मी ओपन अ न्यू टेक्स्ट एडिटर फॉर यू, ताकि आई कैन शेयर विद यू गाइस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, टेक्स्ट एडिटर सबको नजर आ रहा है? ब्लैक पे आपको वाइट टेक्स्ट जो है मेरा ख्याल है वो नजर आ जाएगा। किसी को अगर यहाँ तक कोई इशू है तो डू लेट मी नो। टेक्स्ट का फॉन्ट साइज देख लें, जहां आपको ठीक लगता है वहां तक मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एक वेब पेज होता है वो बेसिकली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब ये है, जिस तरह हम नोटपैड की एक फाइल बनाते हैं, वर्ड की एक फाइल बनाते हैं, दोज आर ऑल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट एच टी एम एल। ऐसा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसकी एक्सटेंशन आप रखते हैं डॉट एच टी एम एल, दैट इज योर एच टी एम एल पेज। ठीक है, सो हम करते क्या है कि न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इस फाइल को हम सेव करते हैं अपने किसी भी जो हार्ड ड्राइव है उसके किसी भी पोर्शन में। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको जाके, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ई रोजगार एस जे या एस जे। ठीक है, ये फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। इस फोल्डर के अंदर मैं अपना डॉक्यूमेंट जो सेव करने लगा हूँ, डॉक्यूमेंट का नाम अनटाइटल्ड आ रहा है, जो मैं नाम रखूंगा वो नाम इस डॉक्यूमेंट का बन जाएगा। मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ वेब पेज, या मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ माई फर्स्ट एच टी एम एल। ठीक है, या माई फर्स्ट वेब, ये मैंने नाम रख दिया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कोड करना है, और जो मेरे पास जो जहां पड़ा हुआ है ये डॉक्यूमेंट, वहां से मैं जब इसको ऑन करूंगा, इसको मैं कोशिश करूंगा ब्राउजर के ऊपर ऑन करूँ। सो आपके किसी भी वेब पेज के ऊपर सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर को बताना होता है कि बेसिकली जब मैं एक पूरा वेब पेज क्रिएट करने लगा हूँ, ये किस लैंग्वेज पे बेस करता है, क्योंकि आपका ब्राउजर जो है वो HTML को भी समझता है, आपका ब्राउजर CSS को भी समझता है, आपका ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को भी समझता है, आपका ब्राउजर jQuery को भी समझता है, आपका ब्राउजर जो है वो डिफरेंट JS के फ्रेमवर्क्स, बूटस्ट्रैप, सब चीज़ों को समझता है। लेकिन उसको पहले बताना पड़ता है कि व्हाट वी आर गोना डेवलप हियर, व्हाट वी आर गोना एक्सपेक्ट एज एन आउटपुट। सो हम डॉक्यूमेंट की टाइप बताते हैं कि भाई जब ये डॉक्यूमेंट तुमने रेंडर करना है तो ये डॉक्यूमेंट टाइप स्टार्ट में पढ़ लेना। वो डॉक टाइप उसे बोलते हैं, जो कि HTML का एक टैग है। ठीक है, डॉक टाइप। ठीक, और आगे हम लिख देते हैं HTML। तो हमने अपने ब्राउजर को बता दिया कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट की टाइप है जो हम लिख रहे हैं इसकी टाइप HTML है। क्लियर है? और इसके बाद हम अपना वेब पेज स्टार्ट कर देते हैं। तो वेब पेज स्टार्ट करने के लिए हमेशा याद रखना है कि हमारी जो बेस है किसी भी वेब पेज की, वो 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है।
3 एलिमेंट्स कौन से हैं? जब भी आप कोई भी HTML का रखेंगे, कोई पेज बनाएंगे, तो उसके अंदर हमेशा HTML का एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इसका मतलब है कि हमारे पेज के अंदर जितना कुछ आएगा वो इन दो टैग्स के अंदर आएगा। जो कुछ आपके पेज के अंदर एज अ पार्ट ऑफ आप योर वेब जो भी आएगा, चाहे वो CSS है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है, चाहे वो jQuery है, वो सब इसके अंदर आएगी। ठीक है, सो HTML स्टार्ट और एंड का मतलब ये है कि जो कुछ आपके ब्राउजर ने ट्रांसलेट करना है वो इस सेक्शन के अंदर है। सो दिस इज ओपनिंग टैग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। ये एक ही टैग है, HTML का एक टैग या एलिमेंट है, इसको आप ये टैग बोल रहे हैं या एलिमेंट बोल रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये ओपनिंग टैग है, और ये वाला हिस्सा जो है ये क्लोजिंग टैग है। और अगर बात करें जनरली तो ये एक पेयर की फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, पेयर की फॉर्मेट के अंदर कैसे हैं कि ये वाला जो टैग है ये ओपन कर रहा है हमारे उस डॉक्यूमेंट को, और ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर एक स्लैश आ रही है, ये इसको क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो ये दो हमारे पार्ट्स मिलके एक पेयर बना रहे हैं। तो बेसिकली पेयर का मतलब ये होता है कि जो चीजें दो की शक्ल में है, तो आप नंबर 2 को आप बोलते हैं कि ये पेयर है। सो HTML स्टार्ट और HTML एंड, इसके अंदर आपके पास आता है टैग बॉडी का। ठीक है, बॉडी का मतलब होता है वो वाला एरिया जो आपको, आप जब इस पेज को, इस HTML डॉक्यूमेंट को रन करेंगे ब्राउजर के ऊपर, तो जो कुछ लिखा आपको नजर आएगा वो सारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, आपका जितना, याद रखें, जितना टोटल कोड है, जरूरी नहीं है कि सारे का सारा कोड आपका पेज पे विजिबल होना है, या सारे का सारा कोड जो है वो ट्रांसलेट होके किसी रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। रीडेबल का मतलब ये है कि मैं इसके अंदर 50,000 लाइन ऑफ कोड लिख दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे डिस्प्ले सिर्फ 2 लाइनें हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 50,000 लाइन ऑफ कोड जो है उसका आउटपुट लाजमी आएगा। जो मैंने 2 लाइनें लिखवानी है वो मैं शो करवाऊंगा। सो जितना आपका कोड है वो सारा आपका HTML टैग्स के अंदर आएगा, और जो आप विजिबल करवाना चाह रहे हैं वो आप बॉडी के अंदर लिखेंगे। लेकिन बॉडी के अंदर भी लिखने के लिए आपको डिफरेंट टैग्स का पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी मर्जी है कि आप किस तरह का कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं अपने यूजर्स को। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आप जो कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं वो किस तरह का है। वो पैराग्राफ है, वो एक हेडिंग है, वो एक लिंक है, वो एक इमेज है, वो एक फाइल ओपनर है, वो फाइल अपलोडिंग कंट्रोल है, कुछ भी है तो उसका एक डिफरेंट टैग होगा। तो आपने ब्राउजर से कुछ भी काम कराना उसके लिए एक टैग है। सो बेसिकली हमारी जो एक वेब पेज है उसकी बेस ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। डॉक टाइप बता दी, HTML ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, और बॉडी का सेक्शन दे दिया। इसके साथ एक एडिशनल सेक्शन आता है हेड का। ठीक है, हेड का मतलब ये होता है कि जितनी भी ऐसी फाइलें जो इस डॉक्यूमेंट को इंपावर करने के लिए चाहिए वो इस सेक्शन में आ जाएंगी। यानी इस वेब पेज को बनाने के लिए सपोर्ट की जितनी फाइलें चाहिए, जितने भी हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज इसके साथ चाहिए जो इस वेब पेज की सपोर्ट में यूज होंगे, वो सारे आपके हेड के सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, सो जितना कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज से इस वेब पेज को चलाने के लिए चाहिए, एनिमेशन के लिए कुछ आपको चाहिए, स्टाइलिंग के लिए आपको कुछ चाहिए, आपको फॉन्ट चाहिए, जिस तरह गूगल के डिफरेंट फॉन्ट्स हैं या और कंपनीज के फॉन्ट्स हैं, आपको उनका फॉन्ट स्टाइल चाहिए, तो वो सारे रिसोर्सेज आप हेड के अंदर डिक्लेयर कर देंगे कि यहाँ पर जो कुछ आएगा वो मेरा मतलब एक्सटर्नल रिसोर्सेज आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। और कुछ आपके ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन होती है, यानी आपके ब्राउजर को भी कुछ चीजें समझनी होती हैं, वो भी आप हेड में रख देते हैं। क्लियर हो गया? सो एक वेब पेज के लिए जो टैग्स इंपॉर्टेंट है वो टैग्स कौन कौन से, ये साथ वाला डॉक्यूमेंट मैं क्लोज कर रहा हूँ। एक वेब पेज के लिए कौन कौन से टैग्स इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपने डॉक टाइप बता दी, उसके बाद आपने HTML को ओपनिंग टैग दे दिया और HTML का क्लोजिंग टैग दे दिया। ठीक है, उसके अंदर आपने बॉडी का टैग दे दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और बॉडी से ऊपर आपने हेड का टैग दे दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो हमारा एक जो बेसिक वेब पेज है वो यहाँ तक क्रिएट हो गया। इसको मैं सेव कर रहा हूँ Ctrl+S से। सेव करने के बाद मेरे सिस्टम में जहाँ पे ये फाइल पड़ी है, मैं कोशिश करता हूँ वहां से जाके इसको ऑन करूँ और इसको आपको डिस्प्ले करवा के चेक करूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके ई रोजगार एसेट T10, और ये मेरे पास आ गया वो डॉक्यूमेंट। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया।
अब ये पेज इस तरह से क्यों ओपन हुआ है, टैग्स तो मुझे नजर नहीं आने चाहिए। मैं कोई और लेट्स सपोज ये वेबसाइट खोलता हूँ, यहाँ पे कहीं पे टैग्स नहीं है, लेकिन जब ये खोलता हूँ इस पे टैग्स आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन इस तरह की है कि वो मेरे ब्राउजर को समझ नहीं आ रही। ब्राउजर को आपने डॉक्यूमेंट की टाइप तो बता दी है, ये डॉक टाइप क्या करती है इस पे मैंने अभी तक बात नहीं की। किस चीज पे बात करोगे? जब आपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो आपके पास मार्कअप लैंग्वेज बजाय इसके कि वो चेंज होके ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, ये टैग्स वगैरह खत्म हो जाते हैं और आपको कंटेंट नजर आता, आपको मार्कअप सारा HTML नजर आना शुरू हो गया। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस डॉक्यूमेंट की जो काइंड है वो HTML नहीं है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करेंगे उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए HTML। ये आ रहा है टेक्स्ट एडिट डॉक्यूमेंट। सो व्हाट वी शुड डू, यहाँ पे जाके इस फाइल को सेव आप करें, सेव एज करें, ठीक है, और यहाँ पे साथ एक्सटेंशन दें HTML। क्लियर है? अब आपने जैसे ही सेव एज HTML किया तो आपके टेक्स्ट एडिटर ने भी आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML का डॉक्यूमेंट है, और साथ ही उसने जो है अपनी जो टेक्स्ट इंटेलिजेंस है उसको उसने पिक कर लिया कि HTML का जो हमारे पास इतना कंटेंट है वो टैग्स की फॉर्मेट में होता है और वो पेयर होते हैं, तो उसने ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेयर्स को मैच करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही जैसे मैं एक नया मार्कअप या टैग स्टार्ट करता हूँ तो मुझे मेरा ब्राउजर बताना शुरू करता है कि अगर आप ये स्टार्टिंग डाल रहे हैं तो इसका एंडिंग भी होगा। तो मुझे खुद ब खुद वो सजेस्ट करना शुरू कर देता है कि आप बॉडी का टैग लिखने लगे हैं, पी का टैग लिखने लगे हैं, कौन सा टैग लिखने लगे हैं। तो ये सपोर्ट आपके टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर होती है जो बाय द टाइम इसमें ऐड हो चुकी है, बिकॉज ऑफ द ओपन सोर्स डेवलपर्स जो कि डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स को पावर कर रहे हैं। उन्होंने हम लोगों की आसानी के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के आसानी के लिए चीज़ें डाल दी हैं। सो आपको टैग की ओपनिंग क्लोजिंग ये सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पता होना चाहिए कि जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ इसका टैग एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको यूज कैसे करना है? यूज करने के लिए सिंपल आपके पास तरीका है, गूगल करो और वो निकाल के आप यूज कर लो, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट को, मेरे किसी काम का नहीं है। अब ये डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पे काइंड HTML, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास जो पेज आ रहा है दैट इज टोटली एम्प्टी, लेकिन मुझे वो टैग्स नजर नहीं आ रहे। एम्प्टी क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी बॉडी बिल्कुल एम्प्टी है। मैंने आपको बोला था आपके पेज का जितना विजिबल पार्ट होगा वो आपकी बॉडी में आएगा। सो अगर मैं बॉडी में लिखता हूँ अपना नाम, सेव करता हूँ, पेज को रीलोड करता हूँ, तो मेरा नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। लेकिन मेरा नाम डिस्प्ले किस तरह से होना चाहिए? मेरा नाम हेडिंग में आए, मेरा नाम पैराग्राफ में आए, मेरा नाम का फॉन्ट साइज 40 हो, 50 हो, 55 हो, पेज के सेंटर में आए, पेज की राइट साइड पे आए, पेज की लेफ्ट साइड पे आए। मैंने ये कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ उसके अंदर एक ऐसा टेक्स्ट लिखा है जो कि मेरे पास डिस्प्ले हो गया। सो ब्राउजर को ये समझाने के लिए कि जो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहा हूँ, जो बॉडी के अंदर लिख रहा हूँ, वो किस तरह का होना चाहिए, उसके ऊपर क्या स्टाइल अप्लाई हो, उसको कौन सा टैग लगे, वो बोल्ड आए, एम्फसाइज्ड आए, इटैलिक्स आए, अंडरलाइन आए, किस तरह का है, उसके लिए आपके पास डिफरेंट टैग्स हैं। वो टैग्स अगर आपको आते हैं तो आपको पता है HTML क्या चीज है। बेस जो थी वो आपको पता लग गई कि किसी भी डॉक्यूमेंट की क्या बेस है। उसमें एक आपका स्टार्ट में HTML की टाइप आपने बतानी होती है, HTML को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, बॉडी को ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है, हेड को ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है, और जितना आपका विजिबल पार्ट है वो बॉडी के अंदर आता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझे पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी को कोई यहाँ तक इशू है? यू कैन आस्क मी। नो इश्यूज येट? सब क्लियर है? चले, ये हो गया मेरा सादा सा वेब पेज। अब इस डॉग टाइप की बात करते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है, किस लिए आया है? जब HTML बनी थी तो HTML जब स्टार्ट हुई तो उसका बड़ा बेसिक वर्जन एक आया था। जैसे आपके पास जब विंडोज नहीं आई थी तो मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव यूज्ड विंडोज 98। जिस तरह मैंने भी अपनी जो पहली विंडोज यूज की थी दैट वाज लाइक 96 और 98, मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन 98 का मुझे याद है कि सबसे पहले विंडोज 98 आई थी तो उसे यूज किया, उसके ऊपर डिफरेंट गेम इंस्टॉल की, स्पेशली नीड फॉर स्पीड की गेम होती थी, वो इंस्टॉल करके खेलना। और उस पर FZR की कार जो थी वो आप FZR की जो आपकी कार थी वो आप एक कोड लिख के तो उसको ले आते थे गेम के अंदर, और उसमें मतलब टू प्लेयर करना और कजन्स के साथ खेलना, दैट वाज काइंड ऑफ वेरी
एंटरटेनिंग। लेकिन उस जैसे जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव हुई, फिर विंडोज़ 2000 आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता विंडोज़ एक्सपी आई, देन केम विंडोज़ 7, देन विंडोज़ 8। ठीक है, अभी आपके पास शायद विंडोज़ 10 चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें इंप्रूव हुई। तो जैसे एच जब स्टार्ट हुआ था, तो एच का जो फर्स्ट वर्जन था वो आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया। तो ब्राउजर को ये बताने के लिए कि जो कोड हम लिख रहे हैं वो किस HTML का कोड है, क्योंकि ब्राउजर को जो आपने टैग लिख के देने हैं, अगर कोई ऐसा टैग है जो कि HTML1 में था और HTML4 में नहीं था, तो जब आप डॉक्यूमेंट टाइप HTML4 बताएंगे और टैग HTML1 का लिखेंगे, तो ब्राउजर को समझ नहीं आएगी कि क्या करना है। ठीक है, वो उसके लिए आप एक इलिटरेट पर्सन वाला काम कर रहे हैं कि उसको आप वो काम दे रहे हैं जो उसका है ही नहीं है। डॉक्यूमेंट टाइप जब आप बताते हैं, तो आप फिर पेज के अंदर वही वाले टैग यूज करते हैं जो उस स्पेसिफिक HTML वर्जन में अवेलेबल है। तो जिस जिस तरह नए वर्जन आते हैं, पिछले वर्जन डेप्रिकेट हो जाते हैं। डेप्रिकेट का मतलब है कि उनकी सपोर्ट खत्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं, उनको यूज ही कोई नहीं करता। सो अभी हमारे पास जो HTML का वर्जन है, दैट इज HTML वर्जन 5। ये जो लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्राउजर को बता रहे हैं कि राइट नाउ वी आर यूजिंग HTML5, क्योंकि HTML5 एंड CSS3 आर द लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स इन मार्केट। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर में ओपन करूँ इंट्रोडक्शन में, तो मे बी यहाँ पे हमारे पास वर्जन आ जाए। ठीक है, तो HTML हिस्ट्री में सिंस द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब देयर हैव बीन मैनी वर्जन्स ऑफ HTML: 89, 91, 93, 95, 7 अप टू 2017 HTML 5.2। ठीक है, उससे पहले HTML ये 4 में आपके पास है, XHTML 1.0, HTML 3। तो इन ब्राउजर को सारे बताने के लिए जो है वो डिफरेंट टैग्स होते थे। जो डॉक टाइप HTML लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ब्राउजर का डिफरेंट वर्जन, HTML का डिफरेंट वर्जन अपने ब्राउजर को बताना होता था, तो आप जो है वो जो डॉक टाइप HTML है, इसके अलावा कुछ और टैग यूज करते थे। तो अगर हमें वो टैग भी मिल जाए, तो मैं आपको दिखा दूं कि फर्क क्या है। HTML 4.0 टैग किसी न किसी वेबसाइट पे उसकी हमारे पास वो टैग अवेलेबल होगा। जुबानी मुझे भी याद नहीं है, और ना ये याद रखने वाली चीज़ है। तो बेसिकली डॉग टाइप आपने बतानी होती है, तो अगर आपको 4.0 HTML यूज करनी है, तो उसकी डॉग टाइप क्या होगी? ये देखें, अगर आपको HTML 4.01 को यूज करना है, तो आप ये डॉग टाइप देंगे। डॉग टाइप HTML पब्लिक W3C DTD HTML 4.01 ट्रांजिशनल EN देन दिस वेबसाइट लिंक। तो ये आपकी HTML 4.01 अगर आपने ब्राउजर को बतानी है, तो आप ये टैग यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने ब्राउजर को बताना है कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं, तो आप सिंपल ये टैग यूज करेंगे। आसान हो गया पहले, लेकिन इससे पहले आपको पूरी डॉग टाइप बतानी पड़ती थी, रिसोर्स बताना पड़ता था कि इसकी वैलिडेशन कहाँ से होगी, वो सारा कुछ यहाँ पर देना पड़ता था। लेकिन HTML5 के अंदर ये चीज़ चेंज हो गई है। सो डॉक टाइप जो है बेसिकली वो ब्राउजर के लिए है कि उसको ये पता लगे कि नीचे मेरे पास जितने टैग्स आ रहे हैं वो किस HTML के वर्जन के हैं। तो मैंने उनको किस तरह से, क्योंकि होता ही है कि एक ही, जैसे आप बात कर लें मैनुअल गाड़ी की और प्रोस्मेटिक की, कि गियर आप जब जब डालते हैं तो गाड़ी की स्पीड आपकी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, प्रोस्मेटिक में क्या होता है कि वो अपनी स्पीड के साथ साथ अपने गियर को खुद ब खुद चेंज कर लेती है, लेकिन मैनुअल में आपको वो करना पड़ता है। काम दोनों का एक ही है, तरीकेकार डिफरेंट है। सो यहाँ पे अगर आप देखें, तो आपका जो एक टैग है, ठीक है, वो HTML4 में किसी और तरह से रिएक्ट कर सकता है, उसकी स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग और तरह से हो सकती है, और HTML5 के अंदर उसकी स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग और तरह से हो सकती है। काम वही होगा, लेकिन फॉर्मेटिंग का में भी डिफरेंस आ जाए, स्टाइलिंग का में भी डिफरेंस आ जाए, या डेप्रिकेशन में हो जाए। तो HTML5 जो थी वो लेटेस्ट वेब स्टैंडर्ड्स को फॉलो उसने करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पिछली जितनी वेबसाइट्स थी वो सारी जब बनती थी, उसके अंदर आपको एनिमेशन लगानी है, उसके अंदर आपको कोई भी काम कराना, तो आपको फ्लैश का यूज करना पड़ता था। ठीक है, अब फ्लैश को यूज करके सारे काम करते थे, लेकिन HTML5 आने की वजह से वो चीजें आपके पास आसान हो गई। आपके पास कैनवस का टैग आ गया, आपके पास वीडियो का टैग आ गया, इस तरह आपके पास डिफरेंट टैग्स आ गए जो डिफरेंट कामों के लिए आपको फैसिलिटेट करने लग गए। इसी तरह से पिछले अगर आप CSS वर्जन्स में चले जाएं, तो उसमें ट्रांसलेशन और आपके पास जो है एनिमेशन और ये ओपेसिटी, इस तरह की चीजें नहीं थी। ठीक है,
स्पेशली एनिमेशन और वेबकिट रेफरेंसेस जितने आपके पास वो नहीं थे। लेकिन अगर आप CSS3 की बात करें तो उसके अंदर आपके पास सारी सपोर्ट आ गई। पिछली वेबसाइट्स के अंदर एनिमेशन और कलर्स को फॉलो अप करने के लिए आपको स्लाइसिंग करनी पड़ती थी और आपको फ्लैश यूज करना पड़ता था। आज के दौर में आप CSS3 से वो सारे काम ले सकते हैं, आपको किसी और चीज पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही वेब अपग्रेड हुई, ये लैंग्वेजेस अपग्रेड हुई, इनके अंदर डिफरेंट चीजें नई ऐड हो गई। आज जो हम कर रहे हैं दैट इज HTML5 और डॉक टाइप HTML का मतलब यह है कि ब्राउजर को बता दिया कि HTML 5.0 या 5.2 जो लेटेस्ट है वो अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो जितना विजिबल पोर्शन आ गया वो बॉडी के अंदर आ गया। अब बॉडी के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सिंपल वेब पेज बनाऊं, मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसा वेब पेज बनाऊं जिसके अंदर मतलब मेरा जो है वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें 2-3 पैराग्राफ्स हो, एक पिक्चर हो, एक लिस्ट हो। सो उसके लिए कुछ टैग्स हैं जिनको मुझे फॉलो अप करना है। जैसे अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करूंगा, पी का टैग मैंने जैसे लिखा तो ये क्लोजिंग पेयर भी इसका है, यानी कि ये पेयर का टैग है। जैसे पी एंटर किया तो इसका ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग आ गया। इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा तो जो ब्राउजर है इसकी स्टाइलिंग कर देगा। स्टाइलिंग से क्या मुराद है मैं उस पर आता हूँ। दिस इज अ पैराग्राफ and it's the first paragraph of my web page journey. Okay, ये web development journey सेव कर दिया और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो ये मेरा एक पैराग्राफ आ गया। इसके साथ मैं एक पैराग्राफ और लिख रहा हूँ, एक नया पैराग्राफ लिखना है, 2 पैराग्राफ लिखने हैं। इसी कंटेंट को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके मैं प्लेस कर रहा हूँ। दिस इज आ पैराग्राफ की जगह मैं कर देता हूँ दिस इज सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, और आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए। और इसके अलावा कुछ टेक्स्ट मैं लिखता हूँ जो कि विदाउट पी टैग है। ठीक है, ये मैंने कुछ टेक्स्ट एक्स्ट्रा लिख दिया जो कि पी के टैग के बाहर है। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब दोनों का फर्क आप चेक करें, जो कंटेंट आपने पी के टैग में लिखा है वो फुल लाइन में आ रहा है और उसके आगे सारी स्पेस आपके पास एक हिसाब से एम्प्टी आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फुल स्पेस एम्प्टी है। उसके बाद अगर आपने नया पैराग्राफ डाला, नया कंटेंट लिखा पी के टैग में, तो सेंटर में एक स्पेस आ गई, ये वाली स्पेस जो व्हाइट स्पेस आ गई है। ठीक है, और इस व्हाइट स्पेस के बाद क्या हुआ है कि अगला जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है, मैंने उसमें टेक्स्ट एडिटर जो पुराने वाला लिखा है उसमें अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एंटर किया है, यहाँ पे भी एंटर किया है तो दोनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने एंटर किया टेक्स्ट लिख के सारा, और सिर्फ पी के टैग में मैंने इनको नहीं रखा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो सारा इनलाइन आना शुरू हो गया। अगर मैं इनमें से किसी टेक्स्ट के आगे पीछे पी का टैग लगा दूं, यानी इस पहले वर्ड के आगे पीछे मैंने पी का टैग लगा दिया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो जो पी का टैग था वो डिफरेंट हो गया और बाकी टेक्स्ट डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हर टैग की अपनी कोई ना कोई स्टाइलिंग, कोई ना कोई फॉर्मेटिंग है। जो पैराग्राफ का टैग है वो क्या करता है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट कंटेंट को किसी पी के टैग में रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर और नीचे एक एक स्पेस डाल देगा और वो जितना एरिया होगा उस एरिया के अंदर कभी भी नेक्स्ट एलिमेंट के कंटेंट को नहीं आने देगा। जिस तरह से ये अगर हमारे पास दिस सेकंड पैराग्राफ था, ये स्टार्ट हो सकता था इस डॉट के बाद, लेकिन यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, ये अगली लाइन में चला गया। ये पी जो आपका टैग है उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी खसूसियत ये है कि वो जितना भी टेक्स्ट कंटेंट पी में आ जाता है उसको एक ही लाइन में रखता है और आगे आने वाले कंटेंट को आगे शिफ्ट कर देता है और उसके आगे पीछे एक स्पेस डाल देता है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग आपको दिखाऊं, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं। हमारे पास जो ब्राउजर के अंदर टूल होता है अपने कोडिंग को देखने का, वो इंस्पेक्ट का डेवलपर जो टूल होता है वो ये होता है। इंस्पेक्ट करता हूं तो मेरे पास ब्राउजर के अंदर ये वाली विंडो नीचे ओपन हो गई। ठीक है, इस विंडो को भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसमें हमारा सबसे पहला जो टैब है, सबसे पहली विंडो है दैट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर आपका पूरा का पूरा कोड विजिबल होगा जो आपने उस टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका हेड सेक्शन आ गया, ये आपका बॉडी का सेक्शन आ गया। जिस तरह से आप एरो ऊपर लेके आ रहे हैं वो उसको पेज में हाईलाइट करता जा रहा है कि जितना कुछ आपका स्क्रीन पे आ रहा है वो बॉडी के सेक्शन में है। उसमें ये पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, उसके बाद ये कंटेंट आ रहा है जिसके साथ कोई टैग नहीं है और वो उसके आगे पीछे डबल कोट्स आ रहे हैं जो ब्राउजर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एज अ स्ट्रिंग कोड किया हुआ है। ये एक सिंपल स्ट्रिंग है जो उसने प्रिंट करवा दी है।
तो इसका मतलब ये है कि हर टैग की अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी और उसकी कोई ना कोई फॉर्मेटिंग है। तो आपको किस तरह का भी लेआउट अचीव करना है, उसके लिए जो स्पेसिफिक टैग है वो आपको आना चाहिए, उसका आपको पता होना चाहिए। सो इन आवर केस व्हाट वी डिसाइडेड कि हम जो भी टेक्स्ट जो है बॉडी में लिखेंगे वो किसी ना किसी टैग में लिखेंगे। और हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं कि दो पैराग्राफ हमारे पास हों, और दो पैराग्राफ के साथ साथ हमारे पास जो है कुछ हेडिंग हो, और कुछ जो है हमारे पास लिंक्स हो। सो बॉडी के स्टार्ट के अंदर आपको हेडिंग देनी है। तो हेडिंग के लिए आपके पास जो जो टैग है वो है एच का। और हमारे पास टोटल 6 तरह की हेडिंग होती हैं, H1 to H6। यहाँ पे अगर मैं लिखे हूँ तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो 6 हेडिंग है मेरे पास। 6 हेडिंग्स क्यों है? इन इन सब के स्टाइल्स डिफरेंट है। क्या स्टाइल्स में डिफरेंस है? मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको लिख के बता देता हूँ। हेडिंग 1, ठीक है। सेव करता हूँ, पेज पे जाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आ गई मेरी हेडिंग 1, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, दोबारा कॉपी करता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सिमिलरली H2 कर दिया मैंने, और यहाँ मैंने एट अ टाइम क्लिक करके H3 कर दिया। अगर आप सुब्लाइम 3 यूज़ कर रहे हैं तो ये फैसिलिटी आपके पास है, एट अ टाइम आप दो जगह पे चेंज कर सकते हैं। यानी कमांड पे प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यानी कंट्रोल आप अपने विंडोज़ के अंदर आपने कंट्रोल यहाँ पे किया और फिर कंट्रोल यहाँ पे किया, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके दो जगह पे क्लिक किया और आपने सेम टाइम दोनों जगह पे चेंज कर लिया। तो मैं दोनों के टैग्स को चेंज कर रहा हूँ, H5 एंड H6, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट को भी जो स्क्रीन पे विजिबल होना है वो भी चेंज कर रहा हूँ, H2, H3, H4, H5, H6। 6 डिफरेंट हेडिंग है हमारे पास जो HTML जिनको सपोर्ट करता है। उनका फॉर्मेट या स्टाइल क्या है वो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यानी H1 जो है उसका बोल्ड और फॉन्ट साइज बड़ा है, H2 उससे कम है, H3 उससे कम है, H4 उससे कम है, H5 उससे कम है, H6 उससे कम है। तो ये आपके हेडिंग के 6 स्टाइल्स हैं जो कि आपके HTML टैग जिनको सपोर्ट करते हैं। देन देयर कम्स पैराग्राफ फॉर टेक्स्ट, ठीक है, जिससे आप किसी भी पेज के अंदर एक पैराग्राफ डाल सकते हैं और आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जिसमें यूजर ने कोई ना कोई ब्लॉग पढ़ना है, तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चलता है। कोई भी स्टोरी आप लिख रहे हैं तो डेफिनेट बात है आप उसको पैराग्राफ में लिखते हैं। आपने उसका स्टार्ट लिखा, उसका उसका जो बेसिक रूट्स थी वो लिखी, देन यू केम टू मिड पॉइंट, देन यू केम टू क्लाइमैक्स एंड देन यू केम टू एंडिंग। तो एटलीस्ट यू राइट 4 to 5 पैराग्राफ। तो आप 5 P के टैग यूज करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसी कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा है, किस तरह से कर रहा हूँ? मैंने यहाँ पे अपना क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और अपर एरो, जो आपके कीबोर्ड पे 4 एरोज होते हैं, शिफ्ट प्रेस करके अपर एरो प्रेस किया तो ऊपर वाली लाइन, और शिफ्ट प्रेस है और मैंने लेफ्ट एरो प्रेस किया तो एक एक करेक्टर को पिक कर रहा है। अगर मैं साथ कंट्रोल प्रेस करूं और एरो प्रेस करूं तो पूरी लाइन को कॉपी कर मतलब सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल C किया, आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, आप माउस से करना चाह रहे हैं उससे कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड से ही चीज कर रहा हूँ। सेव किया एंड देन यू कम टू दिस पॉइंट एंड देन रिफ्रेश। तो ये 2 पैराग्राफ आपके पास आ गए, ठीक है। लेकिन पेज में आप देखें तो कलर शलर इस तरह की अभी कोई चीज नहीं है। दिस इज प्लेन HTML ब्लैक एंड व्हाइट जो आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एक वेब पेज था जो बन गया। अगर आप इसका कोड देखना चाह रहे हैं तो ब्राउजर के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पे खड़े हैं पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी पेज सोर्स की। पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मुकम्मल पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका सारे का सारा कोड विजिबल होगा। ये सारा कोड हुआ जो आपने खुद अपने हाथ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है, सिर्फ उसकी एक्सटेंशन आपने .html की है जो कि यहाँ पे आपके ब्राउजर में भी डिस्प्ले हो रही है .html, ठीक है। और उसको आपने ओपन किया है। सो दिस इज द थिंग कि आप यहाँ पे आपका जो ब्राउजर है वो इस मार्कअप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसने कन्वर्ट कर दिया है और हर टैग के मुताबिक उसने स्टाइलिंग कर दी है। H1 की स्पेस अगर आप देखें तो ज्यादा है, H2 की कम है, H3 की उससे कम, 4, 5, 6। फिर स्पेस की बात करूँ, फॉन्ट साइज की बात करूँ कि H1 का फॉन्ट साइज जो है वो ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। ये दरमियान वाली स्पेस तकरीबन सब में सिमिलर आ रही है, ठीक है। लेकिन फॉन्ट साइज जो है वो सबके डिफरेंट आ रहे हैं। सो ये हमारी 6 हेडिंग हो गई। इसके अलावा कौन से कॉमन टैग्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए? मैं नहीं कहता आप सारे टैग्स को याद रखें, लेकिन आपको बेसिक HTML किस तरह से लिखनी है इसका पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा P के टैग के अलावा लोग जो टैग यूज करते हैं वो होता है
लिंक लगाने के लिए, कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो हाउ डू यू लिंक दैट पेज। उसके लिए एक टैग होता है एंकर का, ए का। ठीक है, ए अगर मैं एंटर करता हूँ तो दिस इज ऑल्सो इन पेयर, यानी इसका ओपनिंग टैग है और इसका क्लोजिंग टैग है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो एक एडिशनल चीज आ गई है, ये एच टैग। ठीक है, ये एडिशनल चीज क्या है, दिस इज एन एट्रीब्यूट, दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस इज एन एट्रीब्यूट। हर टैग का, जरूरी नहीं है कि हर टैग का एट्रीब्यूट हो, कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनके एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन कुछ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स हर टैग को लग जाते हैं। हर टैग कुछ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है। और कुछ टैग ऐसे हैं जिनके कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनके बगैर वो टैग्स का कोई फायदा नहीं है। जैसे एंकर का काम है कि वो एक लिंक बना दे, जिस तरह आपको वेब पेज में लिंक मिलते हैं, तो एंकर का काम है कि वो लिंक बना दे। और अगर आपने लिंक वहां पे देना है और लिंक के अंदर आप, शो नो इशू, तो अगर आप लिंक बनाते हैं तो लिंक के अंदर आप यही नहीं बताते कि जो मैं लिंक दे रहा हूँ वो जाएगा किधर, यूजर को नेविगेट करके कहाँ लेके जाएगा, तो उसका बेनिफिट ही कोई नहीं है। ठीक है, सो सिमिलरली ये एचरेफ का काम ये है कि ये ब्राउजर को बताता है कि ये भाई, ये जो लिंक लगने लगा है, ये इसका टारगेट क्या है, इसको लेके कहाँ पे जाना है, किस पाथ पे लेके जाना है। अगर यूजर इस पर क्लिक करेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक है। दूसरी चीज अगर आप देखें, जितना कुछ कंटेंट इन टैग्स के अंदर है वो रेंडर हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर। आपके जो टैग्स हैं वो विजिबल नहीं है, ये याद रखिएगा। सिमिलरली जब आप लिंक लगा रहे हैं तो आप इन टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो विजिबल होगा, बाकी जो पार्ट है एचरेफ का या ए, वो विजिबल नहीं होगा। क्लियर है? सो यू राइट हेयर क्लिक हेयर। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे तो एंकर का मतलब क्या है, लिंक लगा दो। लिंक क्या है, हाइपर टेक्स्ट है, जिसके बारे में हमने स्टार्ट में बात की थी कि एचटीएमएल इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये था कि पूरे कंटेंट में चलते चलते कोई ऐसा, ऐसी स्पेस, ऐसा कंटेंट आ जाएगा जो कि हाइपर हुआ होगा, बाकियों की निस्बत चमक रहा होगा, नीला पीला होगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। सो दैट स्पेसिफिक कंटेंट इज एन लिंक, इज अ लिंक। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया मेरा हाइपर टेक्स्ट, ये मेरा लिंक आ गया। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे सेम पेज रीलोड हो रहा है। अगर मैं लिंक पे आऊँ तो नीचे आपके पास राइट साइड पे अगर आप देखें, अगर आप ये देखें राइट साइड पे आपके पास ये लिंक का पाथ भी आ रहा है। अगर आपने एचरेफ में कुछ नहीं लिखा तो वो सेम पेज के पाथ को ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा है कि क्लिक को और इसी पेज के ऊपर आप वापस आ जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पे क्लिक और कहीं और चले जाएं तो आपको एचरेफ में कुछ ना कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो आप डिफाइन करेंगे वो सेम पेज का पाथ भी हो सकता है, वो डिफरेंट पेज का पाथ भी हो सकता है, वो डिफरेंट वेबसाइट का डिफरेंट पेज भी हो सकता है, एक्सटर्नल वेबसाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपको लिंक देना है तो आपको इस एचरेफ में बताना पड़ेगा कि हम जाना कहाँ चाह रहे हैं। राइट नाउ आई वांट कि मैं गूगल पे चला जाऊँ इस पर क्लिक करके, तो आई विल राइट एच टी टी पी, वेब एड्रेस लिखूंगा गूगल का। गूगल का HTTPS होता है, HTTPS google.com। ठीक है, ये वही URL नॉर्मली हमें मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ गूगल, तो google.com आ गया। सो जो पाथ यहाँ पे आ रहा है, मैंने एक्चुअली उसको कॉपी किया और यहाँ पे ला के उसको प्लेस कर दिया या पेस्ट कर दिया। तो HTTPS www.google.com सेव किया। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ हो रही है वो क्या हो रही है कि मेरे पास अब गूगल का पाथ आना शुरू हो गया। ठीक है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आई विल रीडायरेक्ट टू गूगल। क्लियर है? तो ये बेसिकली हमारा जो एंकर है उसका ये काम है। और ये बेसिक टैग्स हैं, इसके अलावा कुछ एडवांस किस्म के टैग्स हैं। अब वो टैग सारे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका अगर आपको रेफरेंस चाहिए, कोई ऐसी मेरे पास बुक नहीं है जो मैं आपको बता दूंगी कि आप ये बुक सारी पढ़ लें तो आपको सारे टैग्स याद हो जाएंगे। जो स्टार्टर जो गाइड है जो सब लोगों को मिलती है, जो हमें भी एट एट सम टाइम प्रोवाइड की गई थी, वो थी कौन सी, W3 Schools। ठीक है, W3Schools.com। लेट मी शेयर दैट विद यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू चेक समथिंग।
ईशान हैदर साहब, ये कुछ तीसरी चौथी वीडियो है जिसके अंदर आप एंग्री इमोजी आपने सेंड किया है मुझे, सो यू कैन टेल मी कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अब दो तीन दफा मैंने नोटिस किया है कि आप जो एंग्री इमोजी लगा रहे हैं दो तीन चार दफा से, सो क्या इशू आ रहा है जो आप एंग्री इमोजी जो है वो सेंड कर रहे हैं। अगर आपको कोई इशू है यू कैन टेल मी इन इनबॉक्स पर्सनली कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। डोंट ट्राई टू रुइन इट मैन, ऐसा ना कीजिए। अच्छा, मैं वापस आ रहा हूँ अपने कंटेंट की तरफ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड आई वेंट टू google.com। तो इसके अलावा अगर आप लिंक करना चाह रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट जो है वो तरीके का आ रहा है। लिंक के डिफरेंट स्टाइल है जहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। और उसके बारे में अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो जो सब सब जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट या बेसिक कंटेंट हमें गाइड दी जाती है, वो गाइड जो है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी में जब हम लोग थे तो हमें भी वो गाइड यही मिली थी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेसिक गाइड है और सारा कंटेंट इस पे जो है वो बड़े अच्छे से उन्होंने जो है सेपरेट करके रखा हुआ है। आप जितनी भी वेब टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहे हैं हर एक का कंटेंट जो है वो डिफरेंशिएट करके रखा हुआ है। सो ये HTML का पोर्शन है। अगर आपको कंसल्ट करना है, आपको रेफरेंसेस चेक करने हैं, आपको समटाइम्स अपने टैग्स को चेक करना है, तो आप यहाँ पे आ जाएं इस वेबसाइट के ऊपर w3schools.com के ऊपर HTML के सेक्शन में आ जाएं और यहाँ से आप अपने सारे जो टैग्स हैं उनको जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, उनके रेफरेंसेस को चेक कर सकते हैं। सो हमारा जो पोर्शन जो मैं करना चाह रहा हूँ HTML का, जो आपको आना चाहिए वो तकरीबन आपके पास जो है मिनिमम HTML क्लासेस, ठीक है, यहाँ तक आपको मिनिमम जो है वो HTML के बारे में पता होना चाहिए। सो मैं यहाँ से रेफरेंस यही रखूंगा, चीज़ों को कवर करता जाऊंगा डेली बेसिस पे, 2 लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में, 4 लेक्चर्स में, ताकि आपकी HTML कवर हो जाए। और आपको अगर रेफरेंसेस चाहिए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो उन रेफरेंसेस को, क्योंकि कोई मेरे पास ऐसी स्लाइड्स नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपको सारा कुछ आ जाएगा। ये सारा काम प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। सो हमें यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो HTML जब करवाई गई थी तो दैट वाज डन इन 2 लेक्चर्स, और पेपर में हमें क्वेश्चन आया था राइट योर ओन CV इन HTML। आप मुझे पूछ सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कोई इशू हो, वीडियोस आपके पास ग्रुप के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको कंसल्ट करें, और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दैट्स फॉर निम्रा शेख, ओके। अच्छा, अब यहाँ से आपने कंसल्ट करना है, ठीक है। मैं इन्हीं के मुताबिक चलता जाऊंगा ताकि आपके पास और मेरे पास एक रेफरेंस गाइड हो कि हम कवर कहाँ से कर रहे हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको ब्लाइंड लेके चल रहा हूँ, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई चेक पॉइंट नहीं है कि चीज़ें कहाँ से कवर हो रही हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ से वन बाय वन गो थ्रू करता जाऊंगा। अब करना ये है कि जो लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने ऑलरेडी टेक में काम नहीं किया, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो हार्डवर्क उनको करना है, थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग है। यहाँ पे शुरू करते हुए आपको कुछ इश्यूज आएंगे, टैग्स लिखते हुए मसला आएगा, समझ नहीं आ रही होगी, तो यू कैन कंसल्ट मी, और आपके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है कोशिश करके निकाल सकता हूँ, जिसमें 15 to 20 मिनट्स का कोई सेशन अगर दिन में मुझे करना पड़ जाए कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ जिनके इश्यूज आ रहे हैं HTML में, CSS में, किसी जगह पे, जो लर्नर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, जिनको याद नहीं है या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए इतना कर सकता हूँ। और वो आपके साथ मैं खुद डिवाइस टाइम डिवाइस कर लूँगा, देन विल कम टू दैट एग्रीमेंट के किस तरह से उसको लेके चलना है। लेकिन आप स्टार्ट करें, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें वन टाइम आप कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी आपके काम आने वाली है, ठीक है। सिर्फ एक दफ़ा आपको किसी भी चीज़ में, मतलब आपको कुछ भी करना है, आपको वन टाइम वो हमेशा टफ लगता है। तो फर्स्ट टाइम हमारे लिए भी टफ था, फर्स्ट टाइम आपके लिए भी टफ होगा। एट द एंड ऑफ दिस HTML पोर्शन आपको करना क्या है कि अपनी एक CV बना के ग्रुप के अंदर अपलोड करनी है एज एन असाइनमेंट। CV का आपको पता है किस तरह से बनती है, एक साइड पे आपकी पिक्चर आ रही है, आपका नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, नीचे आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसके नीचे आपका पहले आपका एक्सपीरियंस आ गया, अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो उसके नीचे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आ गया, उसके नीचे आपका पोर्टफोलियो सेक्शन आ गया, उसके नीचे आपके स्किल्स आ गए एंड देन इंटरेस्ट आ गए। वेरी गुड। 4 पेज वेबसाइट, नहीं, वी गॉट अ CV क्वेश्चन एंड हम लोग काफ़ी परेशान थे कि यार हमने 2 लेक्चर सिर्फ लिए हैं और हमें सिर्फ इतना पता लगा कि HTML में टेबल कैसे बनाते हैं, एंड दीज गाइज हैव आस्क्ड अस कि आप अपनी CV जो है वो HTML में लिखें। तो पता नहीं इस पेपर में क्या होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज टीचर्स को पता होता है कि ये सारा प्रैक्टिकल काम है, कभी भी ये ऐसा नहीं है कि पेपर पेंसिल के वजह से। जब आपने इंडस्ट्री में जाकर काम करना होता है तो आपने टूल्स को यूज़ करना है, टूल्स जो है
जो टूल्स हैं वो आपके पास ज़ाहिरी बात है उनमें काफ़ी सपोर्ट होती है, काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो उनको पता होता है कि इन्होंने जब इंडस्ट्री में काम करना है तो दे विल बी यूजिंग सम टूल्स, तो वो आपको उतनी रिलैक्सेशन दे देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन प्रोफेशनली देयर आर मैनी चैलेंजेस जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख जाते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ तक किसी का है तो डू लेट मी नो। इससे आगे जो है मैं एक टैग आपको मज़ीद करवाना चाह रहा था लेकिन अभी नहीं करवाऊँगा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में रख रहा हूँ। आपको करना ही है, मेरे उस पे नहीं रहना, मेरे आपको जो है लेक्चर पे नहीं रहना, आप उससे ज़्यादा लर्निंग करें, खुद से करें, अपने फ्री टाइम में करें, एक्स्ट्रा काम करें। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आज आपको 3 टैग करा दिए तो आपने वही करने हैं। आप बैठे, आप चाहे अगर कर सकते हैं 1 दिन में ये सारा पोर्शन कर लें, 2 दिन में कर सकते हैं 2 दिन में कर लें, 3 दिन में कर सकते हैं 3 दिन में कर लें, कहीं इश्यू आता है आप मुझसे कंसल्ट करें। लेकिन मैंने सबको साथ लेके चलना है तो मेरी एक टाइमलाइन है जिसको मैंने फॉलो करना है। ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ तक किसी का है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ तक आपको थोड़ी सी चीज़ें दोबारा एक दफ़ा रिपीट करवाने लगा हूँ। बेसिकली HTML आपके पास है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज HTML डॉक्यूमेंट में लिंक्स होते हैं जिन जो कि अपनी अपेयरेंस को हाइपरली शो करवाते हैं, बाकी कंटेंट से डिफरेंट होते हैं। उनका काम ही होता है कि वो डिफरेंट वेब पेजेस को आपस में लिंक करते हैं। और मार्कअप क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये मार्क्स की बेस में होती है कि टैग्स जो है उनके ओपनिंग क्लोजिंग मार्क्स होते हैं, इसलिए इसको HTML आप बोलते हैं। ठीक है? बेसिक HTML का ये सेक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास डॉक टाइप HTML बॉडी और हेड होता है। और हेड के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक हमारे पास आता है टैग, दैट इज टाइटल। टाइटल का काम होता है कि पेज का जो स्पेसिफिकली जो नेम है, टैब का नेम है, उसको डिफाइन कर दे। जैसे यहाँ पे जो टाइटल है उसका काम क्या है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस अपने डॉक्यूमेंट में आता हूँ और वहाँ पे आपको इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हेड के अंदर मेरे पास एक टैग है टाइटल, इंपॉर्टेंट टैग है। पेज टाइटल का मतलब होता है कि वो वेब पेज किस चीज़ के बारे में है। तो हमारा ये होम पेज या स्टार्टिंग पेज है, तो जो मैं यहाँ पे होम लिखूंगा मेरे टैब की वो हेडिंग बन जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये देखिए मेरे टैब के ऊपर होम लिखा आ रहा है। ठीक है? सो हेड के अंदर जो टाइटल का टैग है उसका काम यह है कि आपके जो वेब पेज का टैब है उसका नाम जो है वो चेंज कर दे। ये इंपॉर्टेंट होता है ऑन पेज एसईओ के लिए, ताकि ब्राउजर को भी पता लगे कि वो किस पेज के ऊपर है। और जब इंडेक्सिंग हो और यानी गूगल इंडेक्सिंग हो या क्रॉलिंग हो तो पता होना चाहिए गूगल को ये जो लिंक है वो किस कंटेंट के बारे में है। कुछ हेड के अंदर आपके कुछ मेटा कीवर्ड्स, मेटा जो आपके लिंक्स वो आते हैं उनके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन नॉट राइट नाउ। वो आपके बेसिकली जो डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, उनके लिए होते हैं। तो वो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है आई विल शेयर दैट इन नेक्स्ट लेक्चर्स। लेकिन कंसल्ट आपने यहीं से करना है। सो मैं यहाँ से आपको 7 चीज़ें बताता जाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। अच्छा, वापस आते हैं वहीं पे। टाइटल जो है आपका वो हेड के अंदर आ गया। उसके आगे आपके पास जब आप यहाँ से कंसल्ट कर रहे होंगे ये नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। आपने नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है उस पर जाना है। तो अगेन ये HTML की डेफिनेशन आ गई, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आ गया और कुछ टैग्स यहाँ पर उसने एग्जांपल एक्सप्लेन किए हुए हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर HTML टैग्स की बात कर रहा है कि HTML टैग्स आर एलिमेंट नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। ये एंगल ब्रैकेट्स हमारे पास, ठीक है, जिनकी बेस पे ही आपका HTML टैग जो है वो बनता है और HTML टैग को ही एलिमेंट बोल रहा है। HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स, जो हमने ऑलरेडी बात की थी, स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। स्टार टैग एंड एंड टैग को बोल रहे हैं आप इसको, द एंड टैग इज रिटन लाइक स्टार टैग बट विद द फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि एंड टैग और स्टार टैग सेम होते हैं, उसमें एक स्लैश आ जाती है। ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट पोर्शन पे। HTML एडिटर्स के बारे में बताया हुआ है। लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। अगर आपने HTML सीखनी है तो बेस्ट पार्ट क्या है कि आप नोटपैड यूज़ करें। उसकी वजह ये है कि नोटपैड जब आप यूज़ करते हैं तो आपके पास कोई भी इंटेलिजेंस और सपोर्ट नहीं होती है आपके टेक्स्ट एडिटर की, और आपको पता होता है कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। सो करना ये है कि आप जो है नोटपैड को ही यूज़ करें और स्टार्टिंग HTML उसी से करें। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, जिसका ऑलरेडी नॉलेज है, तो वो टेक्स्ट एडिटर कोई और यूज़ कर रहा है तो कर सकता है। ठीक है? विंडोज़ पे आपका नोटपैड कहाँ से ओपन होगा ये स्टेप है, मैक पे कहाँ से ओपन होगा ये स्टेप है। उसके अंदर HTML लिखें जो हमने ऑलरेडी लिखी है, छोटी सी असाइनमेंट इसमें दी हुई है। ठीक है? जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं आज के लेक्चर के अंदर। देन देयर कम्स HTML बेसिक। HTML डॉक्यूमेंट में क्या होता है? ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, जो हमने उस पर बात कर ली।
HTML document itself begins with HTML and HTML closing tag, इस पे हमने बात कर ली. Visible portion of HTML document is written between body, इस पे हमने बात कर ली. Then there comes an HTML page structure. उसके आगे हम चलते हैं तो लिंक, HTML लिंक पे बात की, यहाँ तक हमने जो था वो कवर कर लिया है HTML लिंक. Then there comes HTML images and further next things जिनको हमें आगे जाके कवर करना है. ठीक है, तो ये हो गया. दूसरी एक चीज़ जो है इसके अलावा मैं आपके साथ तो शेयर करने वाला हूँ वो है एलिमेंटर का जो 1 आवर का ट्यूटोरियल है, जिसको देख के आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. वो आपके साथ आज ग्रुप में मैं लिंक लगा दूंगा उस वीडियो का, उसको कंसल्ट करें. और वीकेंड के ऊपर आप कोशिश करें कि आप जो जिनको HTML नहीं आती वो ये वाला पोर्शन जितना हमने कवर कर लिया सिर्फ इतना कंसल्ट कर लें तो ओके है. और एलिमेंट्री की जो 1 आवर वीडियो होगी उसको लाजमी सारे देख के अपनी वेबसाइट, जो मैंने आपको कॉपी ब्लॉगर का लिंक दिया था, उस तरह की साइट बनाएं. और कोशिश करें कि उसमें फ़र्क दोनों में ना हो, स्पेसिंग का, लेआउट का डिफरेंस कम से कम आए. ठीक है, मैं नहीं कहता आपकी जो आप वेबसाइट बनाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, 100% सेम बनेगी, नहीं बन सकती. स्टार्ट में मुझे पता है उसमें फ़र्क आएगा, आपके पास काफ़ी फ़र्क आएगा, काफ़ी सारी जगह पे आपको इश्यूज आएंगे, कंट्रोल्स के इश्यूज आएंगे, समझ नहीं आएगी. तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि आपको उसमें इश्यूज आएंगे तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. उस मामले में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है. असल चीज़ है सीखना और करना. जब आप करते हैं 10% करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव करते करते ऑटोमेटिकली आप 60, 70, 80% पे चले जाते हैं. तो यू गेट अ ग्रिप ऑफ दैट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर, तब आप अपनी उस स्किल को सेल आउट कर सकते हैं. थर्ड चीज़ मैंने आपसे बोला था कि ग्रुप में मैंने आपके साथ फॉर्म का लिंक जो है वो शेयर करना है. तो क्या वो मैंने आपके साथ किया था? आई डोंट स्पेसिफिकली रिमेंबर कि ग्रुप में जो प्रोफाइलिंग फॉर्म है वो शेयर हुआ है या नहीं हुआ आपके साथ. नहीं हुआ तो डू लेट मी नो, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि फाइवर के लिंक्स आप उसके ऊपर डालें. तो वीकेंड के आपके टास्क हैं, आपकी फाइवर की प्रोफाइल, 3 gigs, एलिमेंटर की जो आपकी 1 आवर वीडियो है उसको देख के आपने वेबसाइट बनानी है. और HTML का जो पोर्शन हमने लिंक्स तक कवर किया उसको आपने अपने पास प्रैक्टिस कर लेनी है. असाइनमेंट इसकी एक होगी, दैट विल बी योर CV. और वो एट द एंड ऑफ HTML मुझे आप लोगों से चाहिए, नॉट राइट नाउ. अभी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और सारी चीज़ों के लिए टाइम लें और एंड पे मुझे वो आपसे असाइनमेंट लाजमी चाहिए होगी. उसके दौरान ही हमारी जब गिग्स बन जाती हैं, आई एम होपफुल कि हमें कोई ना कोई साथ काम मिल जाएगा. जो हमारा बेसिक जो कोशिश है वो ये है कि हम अर्निंग साथ स्टार्ट कर दें. लर्निंग तो हम कर ही रहे हैं और साथ ही हम अर्निंग भी स्टार्ट कर दें. तो फॉर्म आपके साथ शेयर हुआ है? सर शेयर नहीं है, ओके फिर है. मैं प्रोफाइलिंग फॉर्म लगाने लगा हूँ, आपके ग्रुप में भी पोस्ट कर रहा हूँ. प्लीज सबमिट फाइवर प्रोफाइल लिंक फॉर नाउ, अपलोड लिंक्स. दूसरा, जिन लोगों को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन कंसल्ट मी रादर देन सेंडिंग दिस काइंड ऑफ अग्रेसिव इमोजीज. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, मैं दिस इज नॉट फर्स्ट सेशन फॉर मी, आपके लिए पहला सेशन होगा. इट्स बीन 3 years फॉर मी इन दिस प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग माय स्टूडेंट्स एंड ट्रेनिंग. सो कोई आपको अगर परेशानी को मसला है तो डू डेफिनेटली कॉन्टेक्ट विद मी स्ट्रेट अवे. ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को अग्रेसिव बिहेवियर शो करके, मतलब मेरी नज़र में आपकी फिर इंपॉर्टेंस उस तरह से नहीं रहती. मैं आपको 10 दफ़ा कहता हूँ, आपको कहीं इशू आ रहा तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव बिहेवियर मुझे शो मत कीजिए. ठीक है, प्रॉब्लम है तो शेयर करें. निम्रा कोई इशू नहीं है. अभी आपने चेंज किया, आप 1 वीक के बाद 2 वीक तक आप इजीली सबमिट करवा सकते हैं. अपनी लर्निंग पे फोकस करें. ठीक है, मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा, आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें. जैसे ही आपको लगता है कि यार मैं जो है मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं इन सारी चीज़ों को सबमिट करवा सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा. और इन बिटवीन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे साथ. जी, कोई इशू अभी तक, कोई चीज़ ऐसी जो कि समझ ना आई हो ताकि मैं उसको रिपीट कर दूँ? एवरीथिंग इज ओके.
चलो बेस्ट हो गया। फाइवर की किसी ने अभी तक कोई गिग बनाई हो तो मेरे साथ शेयर कर दें, ताकि मैं, अगर कोई किसी के पास कोई मतलब किसी के गिग में कोई इशू है, ताकि मैं हाईलाइट कर दूं। मैं चाह रहा हूँ वीकेंड के ऊपर हम अपनी 3 गिग्स कंप्लीट कर लें। इंस्टॉल वर्डप्रेस लाइक डेमो साइट, एंड आई विल क्रिएट फुल वेबसाइट इन वर्डप्रेस और एनी अदर CMS, जो भी आप गिग का टाइटल रखना चाहें, फुल वेबसाइट की गिग हो, थर्ड वाली इशू फिक्सिंग और बग फिक्सिंग की गिग हो। तो अगर किसी ने कोई गिग क्रिएट की है तो डू शेयर दैट लिंक विद मी राइट नाउ, ताकि मैं उसको ओपन करके अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि वीकेंड आप लोगों का ये जो वीकेंड है ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईद के बाद ये पहला वीकेंड है, यू आर काइंड ऑफ एनर्जेटिक राइट नाउ, काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं और अभी आप जो है फ्रेश हैं, और फ्रेश टाइम में आप लर्निंग भी अच्छी कर सकते हैं और अपने काम पे फोकस भी कर सकते हैं। सो दो मेन गोल हैं, वो ये हैं कि एलिमेंटर जो आपको मैंने दिया है वो आप कंप्लीट कर लें अच्छे तरीके से। उस वीडियो को 1 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, अपनी वेबसाइट को प्रॉपर बना लें। और दूसरा, अपनी गिग्स को अच्छी रिसर्च करके, गिग को अच्छी रिसर्च करके आप क्रिएट कर लें। अब फेसबुक ग्रुप में अगर आपकी वो अप्रूव नहीं हुई तो उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आप कमेंट में मैसेज शेयर कर सकते हैं। समटाइम्स कंटेंट काफ़ी सारा होता है, काफ़ी सारी पोस्टें हैं, अगर मैं वो सबको अप्रूव कर दिया अभी तो लोगों को वीडियोस के लिंक ही नहीं मिलते। मतलब 50 50 60 60 पोस्टों के बाद एक लिंक आ रहा होगा वीडियो का, तो वो वीडियो जो लोग बाद में जिन्होंने देखनी थी या जो जिन्होंने डोमेन चेंज करके हैं उनके लिए वो स्ट्रीमलाइन कंटेंट नहीं रहता। इस वजह से कुछ लिंक्स मैंने अभी तक अप्रूव नहीं किए। आई विल डेफिनेटली हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म कि अगर मुझे आपसे असाइनमेंट्स लेनी है और जो चीज़ आपको मैंने प्रोवाइड की है वो लेनी है, तो उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे मैं आपसे ले सकता हूँ। तो उसको उसको मैं आपको एक डेफिनेट जो बेटर वे हो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आफ्टर कंसल्टिंग माई ओन मैनेजमेंट। ठीक है। लेकिन ग्रुप में इस वजह से अप्रूव नहीं हुआ कि काफ़ी सारा रश हो गया था, बहुत सारा रश हो गया था, इस वजह से कुछ लिंक्स अप्रूव नहीं हो सके। सो उस पर परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है या आपके आपने जो पोस्ट की है वो मैंने देखी नहीं है। देख मैं सबकी पोस्ट दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि वो अप्रूव इस वजह से नहीं की कि वीडियो का जो सीक्वेंस है वो उस तरह से नहीं रहता जिस तरह से हमें चाहिए था। So, इस वजह से वो अप्रूव नहीं हुई। अभी तक आपके पास मुझे ये बताएंगे, मतलब वर्डप्रेस आपने सीख लिया, बेसिक थीम इंस्टॉलेशन, डेमो कंटेंट इंपोर्ट करना और उसको चेंज करना, जिस तरह सिडनी में काम कर लिया। तो राइट नाउ इन योर सोशल सर्कल, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के हवाले से कोई आपके पास अभी तक प्रोजेक्ट आया हो, किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का, किसी जानने वाले का जिसको कोई वेबसाइट क्रिएट करवानी है, एंड यू थिंक ऑफ दैट कि यार मैं ये बना सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है वो मैंने ले लिया है। तो अभी तक किसी ने कोई प्रोजेक्ट इस तरह का पकड़ा है, कोई वेबसाइट पकड़ी है, तो मेरे साथ काइंडली शेयर कीजिए। या काम कर रहे हैं कहीं पे, आपको इशू है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे चाह रहा हूँ, कुछ फेसबुक ग्रुप है जो कि आपके पास जो है वो उनका आपको मेंबर होना चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूँ, उनके मेंबर बन जाएं लाजमी। ठीक है। क्योंकि समटाइम काम आता है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वो काम कर सकें, या वो स्किल स्पेसिफिक आपके पास नहीं हो सकती, तो आप क्या करते हैं, दूसरे लोगों को हायर कर लेते हैं। थर्ड, स्टार्ट में काम अगर आपको लेना होता है ऑफलाइन पाकिस्तानी मार्केट से, तो आप इन ग्रुप से ये इंटरनेशनल ग्रुप है, इसमें इंटरनेशनल ट्रैफिक होती है, यहाँ से आप काम ले सकते हैं। सो वो कौन सा ग्रुप है जो जिसको आपको ज्वाइन करना है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि जितना भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है उसके अंदर अंदर रहते हुए अगर आप अपनी स्किल को सेल करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का ये ग्रुप है। ठीक है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का ये ग्रुप है, इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करें। आपके पास अगर आ जाता है कोई रिक्वायरमेंट इस तरह की आ जाती है जो कि आप खुद नहीं कर सकते, तो आप इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, और पोस्ट करने के बाद डिफरेंट लोग जो हैं उस पर कमेंट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आई नीड अ फ्यू डाटा एंट्री एक्सपर्ट्स विद फास्ट सर्चिंग एंड एंट्री स्किल्स, तो 60 लोगों ने कमेंट किया है। उसमें से जिस बंदे का भी पोर्टफोलियो इस बंदे को पसंद आएगा वो उसको हायर कर लेगा। दूसरी चीज़, जब आप किसी से काम ले रहे हैं, किसी को काम दे रहे हैं, तो आपको एक उस पर ट्रस्ट की इश्यूज आते हैं कि यार ये बंदा इस काबिल है, किसके साथ काम किया जाए, वो पैसे देगा या नहीं देगा। तो इस ग्रुप के अंदर अक्सर लोग या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर लोग पूछ लेते हैं कि मैं इस बंदे के साथ डील करने लगा हूँ,
तो क्या ये बंदा ट्रस्टेड है या नहीं ट्रस्टेड। तो दूसरे लोग जिन्होंने ऑलरेडी इसके साथ काम किया होता है वो कमेंट कर देते हैं कि हाँ यार ये बंदा ट्रस्टेबल है, तो आप इसके साथ काम कर लें। तो होता क्या है कि आप जिस तरह ये एक्सपीरियंस वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर मैसेज मी, इफ यू आर वर्डप्रेस थीम डेवलपर डोंट मैसेज मी, पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया कैन मैसेज मी। अब ये इंटरनेशनल लोग भी बैठे हुए हैं, डिफरेंट कंडीशन भी लगा रहे हैं, और काफ़ी सारे काम आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। तो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। यहाँ से जब काम लेंगे तो पैसे आपको वो, आप काम लेके डिलीवर करेंगे, पैसे आपको वो जो है इजी पैसा के थ्रू या मूवी कैश के थ्रू या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डील आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ से आप काम लेके लोगों को अपनी गिग्स के ऊपर लेके आए, फाइवर की गिग्स के ऊपर लेके आए। अगर आप लेट्स सपोज एक वेबसाइट किसी बंदे को बना के दे रहे हैं, उसकी प्राइस जो है वो 20,000 है, तो आप चाहते हैं कि आपकी गिग के ऊपर एक ऑर्डर आ जाए, तो आप यहाँ से किसी भी पोस्ट के ऊपर चेक करें जहाँ पे आपको लगता है वर्डप्रेस की साइट और आप उसको कर सकते हैं, तो आप उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें। 20,000 की कॉस्ट है, उसको कहेंगे मैं 15 में करने को तैयार हूँ, बट आई वांट कि आप जो ऑर्डर है वो मेरी गिग पे प्लेस कर दें। उससे क्या होगा, वो ऑर्डर आपकी गिग पे प्लेस करेगा, उसके जो चार्जेस होंगे वो आपने ऑलरेडी उसको डिस्काउंट दिया होगा, तो आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर आ जाएगा और आपके रिव्यूज जो है उससे इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी गिग के ऊपर 2-3 रिव्यूज आ जाएंगे क्रिएट करते ही। जैसे ही आपने गिग क्रिएट की और आपकी गिग के ऊपर एक दो या एक भी रिव्यू आ जाए वेरी फर्स्ट डे वेरी सेकंड डे, तो आपकी गिग जो है बेस्ट सेलर में रैंक करना शुरू कर देती है फाइवर की। सो अगर आपके पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं सोशली, या आपके पास कोई इस तरह की जॉब्स हैं ऑफलाइन या आउट ऑफ कंट्री, आपके कोई रिलेटिव्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, किसी तरह का भी काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या आप लेट्स सपोज जो है वो वेबसाइट उनकी मैनेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ट्राई टू टेक दैट ऑन ऑन योर प्रोफाइल। उसको आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर लेके आए, बजाय इसके कि आप उनसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे लें, कुछ ऑर्डर्स उनसे आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर करवा लें और कम्युनिकेशन फाइवर के ऊपर रखें। एंड डोंट एवर mention your email and contact number in the inbox on Fiverr। याद रखना फाइवर के ऊपर और स्पेसिफिकली जो आपका है फ्रीलांसर, दे डोंट अलाउ कि आप जो है वहाँ पे शेयर करें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो जो अपवर्क है और जो पीपल पर आवर है, अगर वहाँ पे क्लाइंट आपसे इनबॉक्स में कहे कि मुझे अपना ईमेल एड्रेस दो या मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर फाइवर पे अगर आपको कोई बंदा कहता है कि मुझे अपना ईमेल दो या अपना फ़ोन नंबर दो, तो आप नहीं दे सकते। उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि आपकी अपने नाम की कोई वेब डोमेन है, कोई वेबसाइट है जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है। जैसे मेरी अपनी एक वेब डोमेन है, मेरी जो डोमेन है वो है waqasali.pro। तो अगर मुझे किसी के साथ इन कांटेक्ट आना है, मुझे नहीं समझ आ रही कम्युनिकेशन के दौरान कि यार ये बंदा क्या कहना चाह रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वो ईमेल पे कम्युनिकेट करे और मैं उसको स्काइप पे ले लूँ, तो बेस्ट ये होता है कि मैं उसको अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट मी पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे इस पेज पे सेक्शन पे ले आता है। तो इस सेक्शन पे आके यहाँ पे नेम ईमेल सब्जेक्ट और मैसेज, यहाँ पे कोई बंदा आपको मैसेज करके आपके ईमेल इनबॉक्स में आ गया, वहां से आप उसको कम्युनिकेट करके स्काइप पे ले सकते हैं, उसको आप जूम पे ले सकते हैं। सो वेबसाइट लिंक आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप जो फोन नंबर है और आपका ईमेल एड्रेस है, कुछ लोग करते क्या है पिक्चर लेके उसको जिप करके भेज देते हैं। अगर वो ना पकड़ा जाए तो ना पकड़ा जाए, अगर पकड़ा गया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, आपको वार्निंग जनरेट होती है कुछ, और सेकंड थर्ड वार्निंग में आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस तरह की प्रैक्टिस से बचें। कभी भी कोई बंदा आपसे फाइवर पे मांगे ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर, उसको आप वहीं पे बता दें कि भाई दिस इज अगेंस्ट फाइवर पॉलिसी, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा। अगर आप कर देंगे तो आपकी अपनी प्रोफाइल जो है वो खराब हो जाएगी। सो करना ये है कि अगर आपको लोकली काम मिल रहा है उसको अपनी गिग के ऊपर लेके वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें और कम्युनिकेशन फाइवर के ऊपर रखें, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे शेयर ना करें, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर ना करें। जो पैसे जो पेमेंट होगी वो फाइवर के थ्रू होगी, फाइवर पे वो अपने ऑर्डर डालेगा, फाइवर अपनी कमीशन रखता है 20% की। अगर लेट्स सपोज $10 का प्रोजेक्ट है, $10 का ऑर्डर है, तो उसका 2% यानी 20% $2 जो है वो फाइवर रखेगा, $8 आपके पास आ जाएंगे। और मैकेनिज्म ये होता है कि जब किसी क्लाइंट ने आपको ऑर्डर प्लेस किया और आपने उस पर काम स्टार्ट कर दिया और ऑर्डर का कंप्लीशन टाइम आया और आपने ऑर्डर को डिलीवर कर दिया, तो डिलीवरी के 3 दिन के अंदर अंदर अगर क्लाइंट उसको कंप्लीट मार्क करता है और फीडबैक देता है तो वो आपकी प्रोफाइल पे शेयर हो जाता है। अगर 3 दिन के अंदर क्लाइंट ऑफलाइन रहा है और उसने उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर को 3 दिन के बाद कंप्लीट कर देता है, और 3 दिन के बाद कंप्लीट करने के बाद पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं आपके फाइवर अकाउंट में, और 15 दिन के लिए वहां पे स्टे कर सकते हैं। 15 दिन के लिए वो पैसे आप नहीं निकलवा सकते, 15 दिन के लिए वो पैसे क्लियरेंस में रहेंगे। क्लाइंट 15 दिन के अंदर वापस आके उस पर डिस्प्यूट ओपन करके आपसे अगर कोई चीज फिक्स होने वाली है फिक्स करवा सकता है,
उसके बाद वो पैसे क्लियर होके आपके फाइवर में आ जाएंगे ताकि आप वहां से विड्रॉ करवा लें। ठीक है, 15 दिन पैसे होल्ड पे रहेंगे, 15 दिन के बाद आप उनको विड्रॉ करवा सकते हैं। तो अगर आपकी कोई लोकल स्ट्रीम है और आप चाहते हैं कि आप उस लोकल स्ट्रीम का बेनिफिट यूज करके इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी साथ पिक कर सकें, तो कोशिश करें कि अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले आए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट जो है वो तरीकेकार हैं, उनकी पॉलिसीज डिफरेंट हैं। टाइम टू टाइम मैं आपके साथ वो शेयर करता जाऊंगा। फॉर नाउ दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह हम गपशप करते हैं मंडे को। जो एलिमेंटर का ट्यूटोरियल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आफ्टर दिस लेक्चर। किसी के साथ अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। और तभी जो है, क्योंकि मैंने फाइवर आपके साथ प्रोफाइल लिंक भी अब शेयर कर दिया है, फॉर्म शेयर कर दिया है, तो मेरे पास कुछ लिंक्स आ जाएंगे। तो मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे के अराउंड जो है वो एक लेक्चर रख लूंगा जिसपे फाइवर के ऊपर हम मजीद गिग्स के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट होने वाली है। ठीक है, तो मंडे तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर गपशप होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।